Good evening, guys, and let's continue with chemical equilibrium. And in chemical equilibrium, we are going to start with determination of vapor density. Determination of vapor density. Average molar mass, ये समझ में आता है ना, average molar mass MAVG, and dissociation degree of dissociation, ठीक है। तो ये तीन चीजें हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले वेपर डेंसिटी मतलब क्या रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर डेंसिटी, वो याद दिला देता हूँ। तो गाइस, वेपर डेंसिटी जिसे अभी हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी इज नथिंग बट मोलार मास अपॉन 2, ठीक है। ये हो जाता है तुम लोगों का वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला। अब सिमिलरली ये नॉर्मल वेपर डेंसिटी होगी। अब वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अगर है मेरे पास, मुझे बताओ, अगर मेरे पास वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है तो इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल डी से। ये याद रखना, ये टर्म्स याद रखना, सिंबल्स याद रखना। डी लिख के दे दूंगा, डी इज वेपर डेंसिटी ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट, स्मॉल डी इज वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अब मुझे बताओ, मिक्सचर का मोलार मास रहता है या एवरेज मोलार मास रहता है? तो मिक्सचर का गाइस रहता है एवरेज मोलार मास, मिक्सचर का रहता है एवरेज मोलार मास। तो MAVG/2 करेक्ट बोल रहे हो। ओके, नाउ गाइस, यहाँ पे VD या फिर कैपिटल डी, ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ रिएक्टेंट जब था तो उसकी वेपर डेंसिटी जो रहती है उसे हम लोग कैपिटल डी से बताएंगे। एंड स्मॉल डी इज वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, इसे ही हम लोग बोल सकते हैं वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे हम लोग वो स्मॉल डी यूज करने वाले हैं, तो वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब गाइस मुझे बताओ, हम लोगों ने वेपर डेंसिटी के साथ और एक टाइप की डेंसिटी देखी है। दूसरे टाइप की डेंसिटी रहती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, कुछ याद है किसी को? एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी। अब डेंसिटी को हम लोग केमिस्ट्री में डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट अभी कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे डी आ रहे हैं, कैपिटल डी, स्मॉल डी, और एक अगर डी आ गया तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अभी मैं फिजिक्स वाला सिंबल यूज कर रहा हूँ, रो, चलेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट डेंसिटी को अभी मैं रो से दिखाने वाला हूँ, बट केमिस्ट्री में हम लोग स्मॉल डी ही यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। अब गाइस मुझे बताओ, रो का फॉर्मूला क्या रहता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रो? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रो? रो का फॉर्मूला क्या रहता है? मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट, लिख देते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, जिसे अभी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे W/V से। कोई शक? ये समझ में आ रहा है? करेक्ट बोल रहे हो प्रणव? अब हम लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन नाम की एक चीज पता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या रहती है गाइस? PV, थोड़ा सा आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग जा रहे हैं। PV इज इक्वल्स टू NRT। ये जैसे तुम लोगों को मैं रिवाइज करके दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मुलाज बता सकता था, बट रिवीजन थोड़ी सी हो जाएगी। अब गाइस, PV इज इक्वल्स टू, N को हम लोग लिख सकते हैं गिवन मास W अपॉन मोलार मास MRT। अब यहाँ से अगर मैं W/V लेके आऊँ तो W/V क्या बनेगा? W/V इज इक्वल्स टू PM अपॉन RT, जो हम लोगों ने एक जमाने में कभी पढ़ा था, ठीक है। एंड फाइनली W/V इज नथिंग बट रो, विच इज इक्वल्स टू PM अपॉन RT, ठीक है। तो ये हम लोगों का फाइनल फॉर्मूला हो जाता है, जो कि नॉर्मल गैस के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने ग्लेशियर स्टेट में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। तो ये जस्ट एक छोटी सी शॉर्ट में रिवीजन दे दी मैंने तुम लोगों को, वेपर डेंसिटी होता क्या है, मिक्सचर की वेपर डेंसिटी क्या रहती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या रहती है, ठीक है। तो ये सब टर्म्स में प्लीज कंफ्यूज मत होना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ गाइस, फॉर इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ये फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन हम लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं डेरिवेशन नहीं करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जस्ट मैं लिख के दे रहा हूँ फॉर इक्विलिब्रियम मिक्सचर, लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। फॉर इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ये तुम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। M एवरेज, इसकी डेरिवेशन में बता सकता हूँ एक्चुअली, बट विच इज नॉट रिक्वायर्ड, सो हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। M एवरेज इज नथिंग बट M ऑफ रिएक्टेंट, M ऑफ रिएक्टेंट
द होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस n-1 अल्फा। ठीक है, वेयर अल्फा क्या रहता है, तो अल्फा इज नथिंग बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो गाइज ये हम लोगों का एक मेजर फॉर्मूला बन जाता है जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं। कोई शक? अब इस फॉर्मूला को हम लोगों को वेपर डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा है। अब गाइज मुझे बताओ, वेपर डेंसिटी के टर्म्स में एम एवरेज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ऊपर मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला लिख के दिया है। एम एवरेज विल बिकम 2 टाइम्स स्मॉल डी, एंड एम ये कौन सा था, तो ये रिएक्टेंट का था, याद रखो। डी स्टैंड्स फॉर वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट। तो मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट क्या बन जाएगा गाइस? मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट बन जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल डी। तो ये वैल्यूज हम लोग नीचे वाले फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो गाइस एम एवरेज इज 2 टाइम्स स्मॉल डी एंड molar mass of reactant is 2 times capital D। अगर ये वैल्यूज मैं ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ तो व्हाट आई विल गेट 2D इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स कैपिटल D अपॉन 1 प्लस n-1 अल्फा। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएंगे। व्हाट आई विल गेट, तो ये 1 उस तरफ लेके जाओ, तो ये 1 अगर उस तरफ चला जाएगा तो हम सॉरी ये 1 नहीं, ये पूरा ब्रैकेट उस तरफ लेके जाओ, तो व्हाट आई विल गेट D इंटू 1 प्लस n-1 अल्फा। हम लोगों को अल्फा के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करनी है गाइस, विच इज इक्वल्स टू कैपिटल डी। ठीक है, ये डी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो डी प्लस डी टाइम्स n-1 अल्फा बिकम्स कैपिटल डी। अब ये डी इस तरफ अगर आ जाएगा तो व्हाट आई विल गेट, और ये n-1 अल्फा n-1 डी नीचे अगर लेके जाएंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी? अल्फा इज नथिंग बट, ये स्मॉल डी दूसरी तरफ लेके गया हमें, तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, द होल थिंग डिवाइडेड बाय n-1 डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जगह पे यूज होने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसे IMP मार्क करके रखना। हाँ, एंड इसके क्वेश्चंस जो रहते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट को, बहुत बार मैंने नोटिस किया है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा IMP मार्क करके रखना। अनफॉर्चुनेटली इसकी डेरिवेशन हम लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक है, इतना हम लोगों के पास अभी टाइम नहीं है, बट स्टिल डेरिवेशन रिक्वायर्ड भी नहीं हम लोगों को। तो गाइस राइट इट डाउन फास्ट। बाय द वे एन क्या है वो किसी ने पूछा ही नहीं ना, तो एन इज व्हाट वो देख लेते हैं। एन एन क्या रहता है वो लिख देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मतलब लिखने के लिए टाइम दे दूंगा तुम लोगों को उसके बाद। तो एन गाइस, एन इज समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। अब SC क्या रहता है वो पता है ना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, द होल थिंग डिवाइडेड बाय सम द होल थिंग डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। यूजुअली रिएक्टेंट एक ही लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो चलो ये लिख दो फटफट, कंप्लीट दिस। नीट में आता है, नीट में रेयरली, बहुत रेयरली, एक आध बार अगर पेपर डिफिकल्ट निकालना हो तो, बट इसके ऊपर यूजुअली क्वेश्चंस नीट में नहीं पूछे गए हैं। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरवर्ड क्वेश्चन आए हैं, बट डायरेक्ट ऐसे ट्विस्ट करके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, यस प्रणव, वहां से ही मतलब वही बेसिस यूज करके हम लोग एम एवरेज का फॉर्मूला डिराइव करते हैं एक्चुअली। एम एवरेज का ये जो फॉर्मूला है वो गैसियस स्टेट में से ही आता है, ऐसे बोल सकते हैं। टू और मोर रिएक्टेंट्स कभी नहीं रहेंगे, हमेशा एक ही रिएक्टेंट रहेगा। if two or more reactants are there, then you have to take summation of reactant also। yes, तो हम Kb Ka ये सारे टर्म्स जो है वो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में देखेंगे।
चलो गाइस, तो ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, इसमें टर्म्स कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज कैसे होता है वही सोचना थोड़ा डिफिकल्ट गिरता है स्टूडेंट्स को बहुत सी बार। देखिए हो गया सबका। डन। ओके, तो नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे मैं तुम लोगों को कुछ रिएक्शंस लिख के दूंगा इक्विलिब्रियम की। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन रहेगी, यहाँ पे तुम लोग मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट निकालोगे, ये रहने वाली है। यहाँ पे तुम लोग मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट निकालोगे, यहाँ पे तुम लोग कैपिटल डी निकालोगे विच इज नथिंग बट मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टू। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम लोग उनकी एन की वैल्यू, रिएक्शन की एन की वैल्यू निकालोगे विच इज समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन इज N2O4 गैस फॉर्म में, गिविंग यू टाइम्स NO2। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, N2O4 का मास निकालना है गाइस, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन 14, तो दो का हो जाएगा 28, 28 प्लस ऑक्सीजन 4 रहते तो 64, 28 प्लस 64, 28 प्लस 64 लिख देते हैं, 28 प्लस 64 72, एंड बाद में वन कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो सॉरी टू ऐड कर दिए 92। ओके, तो 92, 92/2, 92/2 कितना हो जाएगा 45, 46। ठीक है, अब एन की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का है 1, तो 2/1 विच विल बिकम 2। समझ में आ रहा है क्या, देखो और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, PCl5 गैसियस फॉर्म में, ठीक है, गिव्स यू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अब गाइस मुझे बताओ फॉस्फोरस कितना रहता है 31, 31 प्लस 31.15 टाइम्स मतलब 150 एंड 7.5, 157.5 करेक्ट है क्या, देखो ये जरा, नहीं 35.5 था ना, रॉन्ग है, 150 एंड फिर 15, 165, 165 प्लस 7.5, 172.5, इन सब के एडिशन करोगे तो यहाँ पे ये 73, 203, 203.5। देखो इज इट करेक्ट नाउ, एडिशन देख लो एक बार, करेक्ट किए क्या मैंने। बाद में 203 को 0.5 को अगर हम लोग डिवाइड करने जाएंगे तो 100, 100 एंड 1.5, 1.75, तो 101.75। ठीक है, 177.5 आएगा, ओके 135.5 है, तो 150, 150, 15, अरे हाँ 25 था ना, अरे मैंने मिस्टेक कर दी, ओके वो 25, तो 150, 175, 175 एंड देन 0.5, 177.5 करेक्ट, 177.5 आएगा, एंड 178, 208.5। ठीक है, 208.5। ओके, एंड इसकी एडिशन डिवाइड करने के बाद हो जाएगी, 2 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 104.25। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आएगी, समेशन ऑफ SC ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 2, तो 2/1 कितना बन जाएगा गाइज ये, तो ये 2 बन जाएगा। समझ में आ रहेगा, देखो SO3 गैस 2 टाइम्स गिविंग अस 2 SO3 गैस प्लस O2 गैस। अब यहाँ पे कैसे होगा, SO3 का मास तो यहाँ पे सबको पता होगा, 32 प्लस 48 कितना हो जाता है 80। ठीक है, तो ये 80, इतना तो सबको पता होगा शायद से, तो दिस इज 80। 80 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा 40, यहाँ पे SO2 आना चाहिए, ओके 40, एंड गाइस 2 प्लस 1 3, इन दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी 3, 3/2 मतलब 1.5, एन की वैल्यू आएगी 1.5। कुछ समझ में आ रहा है क्या, गेटिंग इट। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, 2 टाइम्स HI गिविंग अस H2 प्लस I2। ठीक है, अब आयोडीन का मास रहता है 127, 127 में 1 ऐड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 128। ठीक है,
तुम लोगों को मासेस दिए रहेंगे, डोंट वरी। ठीक है, 128 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 64। 64 और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2/2। 2/2 का आंसर कितना हो जाएगा? 1। थर्ड में 80 क्यों लिया? SO3 का मोलार मास निकालो। SO3 का मोलार मास निकालो, 80 आएगा आंसर। सल्फर 32 एंड ऑक्सीजन 48। 32 + 48 80 बन जाएगा। ओके गाइस, ये लिख दो। तुम लोगों को एन कैसे निकालना है और डी कैसे निकालना है, कैपिटल डी, वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकालनी है, वो समझ में आ रहा है क्या? देखो, ये मूल कंसेप्ट का ही पार्ट है। सिर्फ एन जो है वो एक नई चीज आ गई है, बाकी वेपर डेंसिटी हम लोगों ने मूल कंसेप्ट में निकालना सीख लिया था। फोर्थ में रिएक्टेंट कौन सा है? फोर्थ में HI इज द रिएक्टेंट। गाइस याद रखो, लेफ्ट हैंड साइड पे जो रहता है वो हमेशा रिएक्टेंट रहता है। लेफ्ट हैंड साइड 1 इज रिएक्टेंट। ओके, तो गैस चलो, अगर किसी को डाउट होगा तो क्वेश्चन अभी हम लोग जब लेंगे तो तुम लोगों के डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़े। नाउ लेट्स टेक वन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी ऑफ फॉस्फेट। क्वेश्चन इज ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी ऑफ फॉस्फेट which dissociates which dissociates as followed, and the reaction given is 4 times PH3 gas decomposing to give P4 gas plus 6H2 gas। ठीक है, is 13 is 13। Calculate degree of dissociation, calculate degree of dissociation of above reaction। अब गाइस याद रखो, ये क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन भी टेक्स्ट बुक में बहुत बार बहुत लंबा चौड़ा दिया रहता है। तुम लोगों को फाइनल फॉर्मूला याद रखना है। मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है? अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ वेपर डेंसिटी? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन n-1 डी। बस इतना फॉर्मूला हम लोगों को यूज करने आना चाहिए। अब गाइज मुझे बताओ, तुम लोगों को क्या दे के रखा है? सबसे पहले हम लोगों को क्या दे के रखा है? जल्दी बोलो, दिया क्या है हम लोगों को? वेपर डेंसिटी ऑफ फॉस्फेन विच डिसोस ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। ठीक है, अब मुझे बताओ, ऑब्जर्व्ड जो रहती है वो कैपिटल डी रहनी चाहिए या स्मॉल डी? ऑब्जर्वेशन करके हम लोगों को जो मिलता है वो कैपिटल डी रहना चाहिए या स्मॉल डी? गाइस याद रखो, कैपिटल डी तुम लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो। कैपिटल डी कभी भी दिया नहीं रहेगा बिकॉज वी कैन कैलकुलेट इट। ठीक है, तो ये जो तुम लोगों को ऑब्जर्व दिया है ना वो स्मॉल डी है। स्मॉल डी इज कितना दिया है? 13। ठीक है, अब कैपिटल डी हम लोगों को निकालना है, तो कैसे निकालोगे? मोलार मास ऑफ PH3 डिवाइडेड बाई 2। अब गाइस फॉस्फोरस का मोलार मास रहता है 31। 31 में 3 हाइड्रोजन मतलब 3 ऐड हो गए तो 34 हो जाएगा। तो गाइस 34/2 समझ में आ रहा है? ये बन जाएगा 17। याद रखो, कैपिटल डी कभी भी नहीं देंगे, वो तुम लोग खुद निकाल सकते हो। स्मॉल डी जो है वो तुम लोग खुद नहीं निकाल सकते हो, वो दिया रहेगा। ठीक है, ऑब्जर्व जब बोला रहेगा तो वो स्मॉल डी है मिक्सचर का। ठीक है, मिक्सचर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अब एन की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। एन इज वॉट? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, मतलब यहाँ पे टोटल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया 7। रिएक्टेंट का कितना है? 4। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? एन की वैल्यू आएगी 7/4। एन की वैल्यू आएगी 7/4। ठीक है, ओके अक्षय करेक्ट आंसर है। अब अल्फा कितना मिलेगा? अल्फा विल बिकम 17 - 13। 17 - 13
अपॉन 7/4 अपॉन 7/4 -1 इंटू 13। ठीक है, तो 7/4 मतलब कितना हो जाएगा ये, अल्फा इज इक्वल्स टू ऊपर की तरफ आएगा 4 अपॉन 7/4 मतलब यहाँ पे बच जाएगा 3/4 इंटू 13। तो 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो हम लोगों को आंसर क्या आएगा, अल्फा विल बिकम, ऊपर जाने के बाद 4 ऊपर जाने के बाद 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 39 39, 3 इंटू 13 39। ठीक है, तो दिस इज द आंसर गाइस। देखो समझ में आ रहा है, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है एंड यू विल गेट योर आंसर। करो इसे सॉल्व, सॉल्व नहीं मतलब लिख दो इसे, फिर इसके बाद और एक क्वेश्चन लेंगे। नॉट एट प्रणव, अगर होगा तो मुझे सेंड कर देना। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सिस्टम, रिएक्शन लिख के दे दी है पहले से ही। द सिस्टम N2O4 गिविंग अस 2NO2 गैस, दोनों के दोनों गैस फॉर्म में रहते हैं, इज मेंटेन्ड एट, is maintained at equilibrium in a closed container at 60 degrees Celsius, at 60 degrees Celsius, and at an equilibrium pressure of, equilibrium pressure of 5 atmosphere. Average molar mass of equilibrium mixture is 69. Calculate Kp of this reaction. Equilibrium constant हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब गाइस मुझे बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले तुम लोगों को एवरेज मोलार मास दिया है, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एवरेज मोलार मास दिया है, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्मॉल डी निकाल सकते हैं। स्मॉल डी इज एम एवरेज अपॉन 2, हम लोगों को इससे क्या मिल जाएगा, 69/2 विच इज 34.5। ठीक है, एंड कैपिटल डी इज मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट विच इज N2O4/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 92/2 विच इज 46। तो तुम लोगों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है गाइस, सॉल्व करो, ट्राई करो। अब एन क्या है इसमें, एन की वैल्यू मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करना है। एन इज व्हाट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट विच इज 2। अब ये निकालने के बाद, मतलब ये करने के बाद पहले अल्फा निकालो। अल्फा का फॉर्मूला रहता है D-B अपॉन N-1D। ठीक है, पहले ये निकालो एंड इसके बाद अल्फा से तुम लोगों को केपी कैसे मिलेगा वो सोचो। अल्फा से केपी कैसे मिलेगा वो सोचो, सबसे करेक्ट आंसर है करेंगे इस, अल्फा यूज करके तुम लोगों को केपी कैसे मिलेगा वो बताओ। अल्फा गाइस कभी भी 1 के ऊपर नहीं आ सकता, ये भी याद रखना। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इट इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमेशा एक या फिर एक से कम रहता है, इट लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेंगे ना हम लोग इसको, अल्फा लाइज बिटवीन 0 to 1, आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अल्फा हमेशा 0 to 1 के बीच में रहता है।
हाँ वो स्क्वायर ब्रैकेट आता है, ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट आता है। बताओ तो आतिश सर को जाके बताओगे। हाँ तो बताओ। अच्छा करेक्ट आंसर है। यश करेक्ट आंसर है। प्रणव करेक्ट आंसर है। ऋषिकेश करेक्ट आंसर है। कोमल करेक्ट आंसर है। ओके तो गैस चलो ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व कर ही दिया है, ठीक है। तो कैसे होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू, तो आई गेस हम अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में ना ले तो ये क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा। 69/2 माइनस 92/2 द होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 - 1, मतलब ये 2 ही रहने वाला है, इनटू 69/2, ठीक है। तो गाइज अगर नोटिस करोगे 2 2 2 डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है, ये तो 2 - 1 1 बच जाएगा। अब 69 माइनस 92 कितना बच जाए, बच जाए, सॉरी मैंने उल्टा लिखा है, 92/2 माइनस 69/2 डिवाइडेड बाय 2 - 1 इंटू 69/2, ठीक है। 2 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 92 माइनस 69 बच जाएगा 13/69, तो 1 जा 3 जा, तो तुम लोगों को आंसर आएगा 1/3, ठीक है। ये समझ में आया कैसे आया। देखो जब कभी ऐसे डिवीजन में रेशियो एंड ऑल लेना रहता है तो तुम लोगों को एग्जैक्ट आंसर वैल्यूज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी डायरेक्ट आंसर आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, तुम लोगों को अभी अल्फा तो मिल गया, उसके ऊपर से तुम लोगों को केपी फाइंड आउट करना है। उसके लिए मैंने तुम लोगों को एक फॉर्मूला बाय हार्ट करके रखने बोला है, 4 अल्फा स्क्वायर पी टोटल अपॉन 1 - अल्फा स्क्वायर। याद है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद है। तो अब यहाँ पे 4 × अल्फा स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4 × 1/3 का स्क्वायर मतलब ये 1/9 बन जाएगा, इंटू 5 द होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 - 1/9। अब अगेन और केपी हम लोगों को इससे इसे सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा। तो 1/9 को इस तरफ मल्टीप्लाई करो तो व्हाट यू विल गेट, केपी इज इक्वल्स टू 4 4 × 5 20 हो जाएगा, तो 20/9 डिवाइडेड बाय 9 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 - 1 8, तो 8/9, एंड ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो 20/8, 5 5 नहीं, 4 5 जा एंड 4 2 जा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 5/2, केपी की वैल्यू आ गई 2.5। तो शक, अच्छा तुहिन ने भी आंसर दिया था, तुहिन आपका भी आंसर करेक्ट था। सोम ने भी आंसर दिया था, सोम आपका आंसर भी करेक्ट था। कुछ लोगों के आंसर दिखते नहीं है कभी कभी गलती से, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लूँ, ठीक है, ये ना पूछते हुए मतलब केपी कैलकुलेट, केपी नहीं, कैलकुलेट ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा व्हेन प्रेशर बिकम्स 10 एटमॉस्फेयर। अगर ये पूछ ले तो क्या करेंगे मुझे बताओ। प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर का कर दिया, तो अभी कैसे करोगे, प्रेशर चेंज करने की वजह से केपी की वैल्यू चेंज होगी क्या, प्रेशर चेंज करने की वजह से केपी की वैल्यू चेंज होगी क्या, केपी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब तुम लोगों को क्या करना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ यहाँ पे अभी तुम लोगों को अल्फा निकालना है, मतलब केपी तुम लोगों को 2.5 मिल गया है, सेम फॉर्मूला में तुम लोग यहाँ पे 2.5 पुट करो, इधर ये 10 हो जाएगा,
और बाद में तुम लोग अल्फा की वैल्यूज क्वाड्रेटिकली सॉल्व करके निकालोगे, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी वो सॉल्वेबल नहीं होगी, इजीली सॉल्व नहीं होगी, तो वो होमवर्क में कर लेना। बिकॉज यहाँ पे मैंने जो 10 दे दिया वो रैंडम दे दिया है ना। यूजुअली तुम लोगों को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है वो इजीली ओपन हो सकती है, ऐसी रहती है। अब यहाँ पे वो होगी नहीं शायद से, बिकॉज मैंने रैंडम नंबर दे दिए, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया है। हाँ, एंड गाइस याद रखो, एग्जाम में तुम लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप नहीं दे रहा। एग्जाम में तुम लोगों को ऐसे नहीं देंगे कि पहले केपी फाइंड आउट करो, फिर बाद में प्रेशर का चेंज क्या आएगा वो बताओ, या फिर अल्फा कितना चेंज होगा। एग्जाम में दिल डायरेक्टली आस्क, मतलब एग्जाम में ऐसा रहेगा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अल्फा व्हेन प्रेशर बिकम्स 10 एटमॉस्फेयर। तो तभी तुम लोगों को ये चमकना चाहिए कि पहले यू हैव टू फाइंड अल्फा, ठीक है। पहले तुम लोगों को अल्फा फाइंड आउट करना है, फिर केपी निकालना है, फिर ये नया केपी यूज करके नया अल्फा यूज कर निकालना है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? एग्जाम में तुम लोगों को पहले कोई बोलेगा नहीं कि पहले केपी फाइंड आउट करो और उसके बाद तुम लोगों को आंसर मिलेगा। ये तो मैं बहुत अच्छा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। बट एग्जाम में तुम लोगों को डायरेक्टली अल्फा निकालने बोलेंगे, तब तुम लोगों को ये स्टेप्स समझ में आनी चाहिए कि पहले अल्फा निकालना है, अल्फा के बाद केपी निकालना है, फिर केपी के बाद केपी की वैल्यू यूज करके नया अल्फा निकालना है। तो वापस केपी का फॉर्मूला क्या रहता है? केपी इज इक्वल्स टू 4 अल्फा स्क्वायर टी टोटल अपॉन 1 - अल्फा स्क्वायर। एंड गाइस, अगर तुम लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो तुम लोगों को पहले वाली जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में झंझट ली थी ना, कि भाई इसको पहले ए पकड़ो, इसको 0, फिर बाद में ये बन जाएगा ए इंटू 1 - अल्फा, एंड ये बन जाएगा 2a अल्फा, फिर बाद में केपी की इक्वेशन डिराइव करो, उसमें फिर पी टोटल आता है, और एंड व्हाट नॉट, वो सब करते बैठना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और अगर तुम लोग रेफरेंस बुक देखोगे तो वो हर टाइम ये सारी स्टेप्स कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। बहुत लेंदी क्वेश्चन बनाते हैं, एक एक दो दो पेजेस की तो क्वेश्चन के आंसर रहते हैं रेफरेंस बुक्स में, ठीक है। तो मेक श्योर तुम लोग ये फॉर्मूला याद रखो, सो दैट तुम लोगों को इससे बार बार डिराइव करने की जरूरत ना पड़े। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब केपी कितना बन जाएगा? 2.5, विच इज इक्वल्स टू 4 अल्फा स्क्वायर इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये 40 बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको 5 कर लेते हैं, मतलब 2.5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरा डिफिकल्ट बन जाएगी। तो 5 इंटू 80 अल्फा स्क्वायर, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, समझ में आ रहा है, इंटू 1 - अल्फा स्क्वायर। होपफुली इक्वेशन थोड़ी अच्छी बने, तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो 5 - 5 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80। इजी बन रही है। तो 85 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/85। मुझे लगा कि बड़ी लेंदी बन सकती है, बट नहीं बनी, तो ये हो जाएगा 1/7। तो अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/17, ठीक है। तो मुझे लगा था कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट नहीं हुआ, नसीब अच्छा है अपना। चलो, कंप्लीटेड। बाय द वे, क्वेश्चन की टाइप समझ में आ रही है, मतलब ये इसके क्वेश्चन कितने लेंदी हो सकते हैं, और तुम लोगों ने अगर एक भी मिस्टेक कर दी तो डेफिनेटली तुम लोगों का आंसर रॉन्ग ही जाने वाला है। अगर इसमें से एक भी छोटी सी भी स्टेप गलत हो गई तो आंसर खराब, ठीक है। तो चलो, लिख दो इसे। 13 नहीं 23 आएगा, मैंने 13 कहाँ पे लिखा है? 13 नहीं 23 आएगा। यहाँ पे मुझे 13 दिख रहा ही नहीं है एक्चुअली। कहाँ पे मिस्टेक की है अभी? हाँ, बोल रहे थे 13 कहाँ पे लिखा है मैंने? अल्फा की वैल्यू 13 नहीं आएगी, पर अल्फा की वैल्यू तो 1/3 आई है। अल्फा, अच्छा, हाँ हाँ ओके, यहाँ पे। ओके, इधर बोल रहे हो, ओके करेक्ट। तो दिस इज 23, ओके। लिख दो इसे। बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते, बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे तुम लोगों को, डोंट वरी।
ओके, तो गाइस आगे बढ़े, एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद ली शटलेस प्रिंसिपल, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट पार्ट, ठीक है, आयनिक बाकी अभी भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ऑब्जर्व्ड मोलार मास, इफ ऑब्जर्व्ड मोलार मास, ऑब्जर्व्ड मतलब कौन सा रहने वाला है, ऑफ मिक्सचर, ओके, यहाँ पे आगे मिक्सचर दे दिया है, नहीं तो ये मिक्सचर का रहता है, याद रखो, ऑब्जर्व्ड हमेशा मिक्सचर का रहता है, एवरेज रहता है, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है, गिविंग दिस प्लस दिस, इस रिएक्शन का ऑब्जर्व्ड मोलार मास इज 60, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मिक्सचर एट 2 एटमॉस्फेयर। अब ये प्रेशर तुम लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है, देन ए लिखो, एंड बी ऑल्सो कैलकुलेट एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ मिक्सचर एट 2 एटमॉस्फेयर एंड 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये एक्स्ट्रा का मैंने ऐड कर दिया है। चलो सॉल्व करो इसे, थोड़ा सा गैसियस स्टेट की भी रिवीजन हो जाएगी। आज आयनिक स्टार्ट नहीं हो पाएगा, बट आज केमिकल खत्म कर देंगे हम लोग, ये तो थोड़ा लेक्चर लेंदी कर लेंगे, खींच लेंगे थोड़ा, केमिकल खत्म हो जाएगा आज। ओके, तो गाइज सबसे पहले तो तुम लोगों को ऑब्जर्व दिया है, मतलब डी, स्मॉल डी दिया है, स्मॉल डी इज 60, वेट नहीं, हाँ स्मॉल डी नहीं दिया है, एम एवरेज दिया है, वही मैं सोचूं, हाँ, तो एम एवरेज इज 60, तो स्मॉल डी हो जाएगा एम एवरेज अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 2, ठीक है, 2 नहीं 30, एंड गाइज मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब SO3 कितना रहता है, 80, तो 80 मतलब कैपिटल डी निकाल सकते हो तुम लोग, विच इज 80/2, 40। अच्छा, अक्षय करेक्ट आंसर होगा, मतलब निकाल के देखना पड़ेगा। नाउ अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन n माइनस 1 डी। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, n देखो 2 + 1 3, बाय इसकी वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 3/2 या फिर 1.5, ठीक है, तो यहाँ पे 1.5, तो d माइनस डी मतलब ये हो जाएगा 40 माइनस 30 अपॉन 1.5 माइनस 1 इनटू स्मॉल डी विच इज 30, ठीक है, तो 0.5 ऊपर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 30, तो ये बन जाएंगे 15, 15 मतलब कि ये हो जाएगा 2/3, अक्षय करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है, ये बन गया 2/3। तो बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, ये आंसर डायरेक्ट आ गया। अब गाइज ये पार्ट ए का आंसर हो गया, पार्ट ए अल्फा हम लोगों ने निकाल लिया, अब पार्ट बी निकालना है, एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब रो निकालना है। मुझे बताओ रो की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, पी एम एवरेज अपॉन आर टी से, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ऊपर ही मैंने रो का फॉर्मूला, एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला तुम लोगों को याद दिलाया था, पी एम एवरेज अपॉन आर टी, ओके, तो इन करेक्ट आंसर है, अक्षय करेक्ट आंसर है। अब पी इज 2 इंटू एम एवरेज हम लोगों को देके रखा है 60 अपॉन आर की वैल्यू हम लोग लेंगे 1/12 इंटू टी, टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग लेंगे 27 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 300 हो जाएगा, मैंने तुम लोगों को बताया था, ये डायरेक्ट 25 हो जाता है, इजी होगा, ठीक है, एंड 120/25 हम लोगों को करना है, तो इसका आंसर निकालना इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, 25 4 जा पॉइंट 20 बच गए, तो 25 8 जा, एंड इसका यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर लीटर, यूनिट आ जाएगा ग्राम पर लीटर, ठीक है, अथर्व करेक्ट आंसर है। तो गाइज देखो, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं अगर हम लोगों को फॉर्मूला पता है और मेथड कौन सी यूज करनी है वो पता है, ठीक है, तो लिख दो ऐसे फास्ट। नाउ वी विल स्टार्ट विद ली शैटलियस प्रिंसिपल। ओके गाइस,
So let's continue. And Lee Chatelier principle is really easy. Okay, so let's start. Next is Lee Chatelier's प्रिंसिपल. ठीक है. ओके, तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं. स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट इज when a external force, now this external force can be change in concentration, change in concentration, or else pressure, or else temperature, or else catalyst, or else noble compound, या फिर नॉन रिएक्टिव कंपाउंड is applied, external force is applied to a system at equilibrium, then the system will rearrange in such a manner that the effect of force is minimized. ओके, अब इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, तो पहली बात, इक्विलिब्रियम पे जो सिस्टम रहता है वो बहुत स्टेबल रहता है या बहुत अनस्टेबल रहता है? सच दैट इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड, ऐसे भी बोल सकते हो, सच दैट इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड. ओके, तो गाइज मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम पे जो सिस्टम है वो बहुत स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो ऑब्वियसली करेक्ट बोल रहे हो उसने यहाँ, इट इज वेरी स्टेबल. इक्विलिब्रियम पे चीज बहुत स्टेबल बन जाती है. ठीक है, इक्विलिब्रियम पे हर चीज बहुत स्टेबल बन जाती है, इसलिए वो स्टेबल मतलब इक्विलिब्रिएट हो जाती है. अब गाइस, तुम लोग स्टेबल चीज को जाके उंगली कर रहे हो, मतलब उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो. अब स्टेबल चीज को अगर हम लोग डिस्टर्ब करेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी? वो अपने आप वापस स्टेबिलिटी की तरफ चली जाएगी. फॉर एग्जाम्पल गाइस, तुम लोगों ने ये देखा है जैसे पेंडुलम्स रहते हैं, देखा है, मतलब तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा तो है. ठीक है, तुम लोग एक पेंडुलम को बाहर निकालते हो और उसको छोड़ देते हो, तो ये अपने आप इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है. फिजिक्स में तुम लोगों ने किया है, करेक्ट. तो बाद में ये चलते रहता है, बट एक टाइम के बाद वापस जाके उसका फोर्स जो है वो रिस्टोर हो, मतलब फोर्स या फिर उसका स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो रिस्टोर हो जाता है, एंड वो अपने मीन पोजीशन पे आके रुक जाता है. ठीक है, तो ये अपने आप नेचर में होते रहता है. इक्विलिब्रियम पे जो सिस्टम है उसको अगर हम लोग कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आके रुक जाएगा. ठीक है, तो अब यही चीज हम लोग देखने वाले हैं, एंड इसमें हम लोग पांच चीजें देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. सेकंड हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर. थर्ड हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. फोर्थ हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. एंड फिफ्थ हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ नॉन रिएक्टिव कंपाउंड. ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ नॉन रिएक्टिव कंपाउंड जो उसके साथ रिएक्ट नहीं करने वाले, यूजुअली नोबल गैस. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो स्टेटमेंट कॉपी करना बाकी है. ओके, लिख दो, चलो.
अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो अभी एक्सप्लेनेशन में पता तो चल ही जाएगा, बट ये हम लोगों ने पहले भी बोर्ड्स लेक्चर में किया है, तो शायद से किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, पर अगर फिर भी है तो अभी इसके बाद हम लोग जब देखेंगे तो तुम लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यस अक्षय बराबर बोल रहे हो, केसी चेंज नहीं होगा गाइस, केसी सिर्फ एक ही केस में चेंज होता है। कौन से केस में? टेम्परेचर के केस में। केसी चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज हो जाती है। ओके डन, लिख के हो गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इज इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब अच्छे से देखो, समझो कि मेरे पास कोई एक रिएक्टेंट था, ए प्लस बी गिविंग मी सी प्लस डी, सी प्लस डी। अब गाइस ये इक्विलिब्रियम पे था, कहाँ पे था? इक्विलिब्रियम पे था। इक्विलिब्रियम पे ए के समझ लो 4 मोल्स थे, बी के 2 मोल थे, सी के 3 मोल थे, एंड नहीं 3 मतलब सी के 6 मोल थे, एंड ठीक है 6 मोल्स थे, एंड डी के 2 मोल थे। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम पे था, ये कहाँ पे था? इक्विलिब्रियम पे था। अब मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम को मैंने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डिस्टर्बेंस लाया, एंड ए के मैंने 10 मोल बढ़ा दिए, ए के मैंने 10 मोल बढ़ा दिए, एंड बाकी के सारे वैसे के वैसे हैं। ठीक है, नाउ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, यहाँ पे डिस्टर्बेंस लाया मैंने। अब गाइज मुझे तुम लोग बताओ, अगर मैं रिएक्टेंट ऐड कर रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में चेंज होगा? तुम लोग मुझे सोच के बताओ। रिएक्टेंट अगर ऐड करूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी? रिएक्टेंट अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी? फॉरवर्ड में जाएगी। वेरी नाइस, ये सबको समझ में आ रहा है क्या? डिस्टर्बेंस ऐड किया ना, तो डिस्टर्बेंस को अभी कम करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो उसे कम करने के लिए हम लोगों को रिएक्शन फॉरवर्ड में लेके जानी पड़ेगी, मतलब ए ये सी और डी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके जो डिस्टर्बेंस आया है उसका इन्फ्लुएंस कम होगा। आर यू गेटिंग इट? तो मुझे बताओ, सबसे पहले इसे डिस्टर्बेंस 1 नाम देते हैं, ठीक है, इसे डिस्टर्बेंस नंबर 1 नाम दो। सबसे पहले रिएक्टेंट का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, रिएक्टेंट का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाती है? तो फॉरवर्ड में जाती है। ये समझ में आएगा? देखो सबको, मैंने जानबूझ के यहाँ पे रिएक्टेंट ज्यादा ऐड किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाएगी। अब डिस्टर्बेंस नंबर 2 देखो, डिस्टर्बेंस नंबर 2, ठीक है। अब ए के मोल्स पहले 4 थे, वो मैं 4 ही रख रहा हूँ। बी के मोल्स 2 थे, वो भी मैं 2 ही रख रहा हूँ। अब मैंने सी के मोल्स बढ़ा दिए, मैंने क्या किया? मैंने सी के मोल्स बढ़ा दिए। अब मुझे बताओ गाइस, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा रहा हूँ तो रिएक्शन कहाँ पे चली जाएगी? वेरी नाइस। अब प्रोडक्ट का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को कम करने के लिए मैं रिएक्शन को कौन से डायरेक्शन में लेके जाऊंगा? सब जन बताओ जल्दी। प्रोडक्ट अगर अभी बढ़ गया है तो उसे मुझे वापस कम करना है, तो कहाँ पे लेके जाऊंगा? पूर्वा करेक्ट आंसर है, अथर्व करेक्ट आंसर है, यश करेक्ट, अजिंक्य करेक्ट। तो अब ऐसे टाइम पे हम लोगों को उसे वापस बैकवर्ड में लेके जाना पड़ेगा। वेरी नाइस। तो गाइस, व्हेन concentration of product increases, when concentration of product increases, reaction shifts in backward direction। समझ में आ रहा है? अब गाइस मुझे बताओ डिस्टर्बेंस नंबर 3। अब सारे के सारे सेम टू सेम है, बट रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में मैंने कमी कर दी, मतलब मैंने सी का कॉन्सेंट्रेशन 0 कर दिया, एंड डी अभी भी 2 है। अब मुझे बताओ, प्रोडक्ट मैंने निकाल दिया,
रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मैंने 0 कर दिया, निकाल दिया पूरी की पूरी, कम कर दिया, तो प्रोडक्ट अभी वापस बढ़ाना पड़ेगा। वेरी नाइस, सबको समझ में आ रहा है। प्रोडक्ट मैंने गायब कर दिया, पी अगर गायब हो गया तो उसको वापस मुझे बढ़ाना पड़ेगा, उसे वापस बढ़ाने के लिए रिएक्शन को मुझे वापस फॉरवर्ड में लेके जाना पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है। सी वापस बनना पड़ेगा। तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एंड फाइनली गाइस, अभी तुम लोगों को लास्ट डिस्टर्बेंस समझ में आ भी गया रहेगा शायद से। डिस्टर्बेंस नंबर 4, ये 4 है, ये 0 है, ये 6 है, और ये 2 है। अब मुझे बताओ, ऐसे टाइम पे मैंने बी 0 कर दिया, वापस बी बनाना पड़ेगा, रिएक्टेंट को कम कर दिया। वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, रिएक्टेंट कम हो गया है तो उसको वापस बढ़ाना है, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। परफेक्ट। एनी डाउट गाइस? अगर कुछ डाउट नहीं होगा तो ये फटफट लिख दो, चलो फास्ट, राइट इट डाउन फास्ट। फिर हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेंगे। ओके गाइज, मैं क्वेश्चन अभी जो दे रहा हूँ वो खुद बना के एक छोटा सा इजी दे रहा हूँ, ठीक है। बट इसी टाइप के तुम लोगों को क्वेश्चंस आने वाले हैं, जस्ट नंबर थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे। बट अभी के लिए मैं डिफिकल्ट नंबर वाले क्वेश्चंस अवॉइड कर रहा हूँ, इजी नंबर वाले लेते हैं, ठीक है। एंड हाँ, ली चैटलियर्स के ऊपर आज तक क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए, बाय द वे। ली चैटलियर्स के ऊपर आज तक कम बोलने के बदले ना के बराबर पूछे गए हैं। ली चैटलियर्स के ऊपर थियरी के क्वेश्चंस बनते हैं। नहीं अक्षय, वैसे नहीं होगा, क्वेश्चन करने के बाद समझ में आ जाएगा। आप जो रेशियो बोल रहे हो वो सेम रेशियो मेंटेन नहीं होगा, रेशियो विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ केसी। चलो देखते हैं गाइस, एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। वो इनिशियली एक रिएक्शन थी मेरे पास, नाउ क्वेश्चन इज ए प्लस बी गिविंग अस सी प्लस डी, ठीक है। तो 4, 4, 3, 6, 2, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम 1 था, इनिशियल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एट इनिशियल स्टेज, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर डिस्टर्बेंस ऐड कर दिया। डिस्टर्बेंस ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 4, मतलब इट इज डबल्ड, ये डबल कर दिया। बाकी के कॉन्सेंट्रेशन वैसे के वैसे है। फाइंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, न्यू, हाँ यहाँ पे ऐड कर दो न्यू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। फॉरवर्ड में जाएगी वो नहीं है, फाइंड न्यू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अबव रिएक्शन। अब इसे अप्रोच कैसे किया जाए? पहली बात मुझे बताओ गाइस, इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाला है? फॉरवर्ड में ही जाएगा, करेक्ट बोल रहे हो। अब ये फॉरवर्ड में जाएगा। अब मुझे बताओ, ये जब फॉरवर्ड में जाएगा तो नए इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम जो नया एस्टेब्लिश होगा, प्रणव करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस। अब नए इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड में जाने के बाद ए के 8 मोलार कॉन्सेंट्रेशन में, मोलार कुछ भी रहने दो, अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन देख रहे नहीं है, तो 8 में क्या होगा? माइनस होगा। कितना है माइनस होगा? एक्स माइनस होगा। कोएफिशिएंट हर एक का एक एक दिया है। अब गाइस बी में क्या होगा? बी के पहले 3 मोलार कॉन्सेंट्रेशन में से वापिस एक्स माइनस होगा। सी में क्या होगा? सी में एडिशन होगी। एंड डी में क्या होगा? डी में भी एडिशन होगी। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, ये समझ में आया क्या गाइस? नए इक्विलिब्रियम पे अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने वाली है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। टी का 2 + x होगा, करेक्ट बोल रहे हो, 6 + x एंड 2 + x।
ओके, अब गाइस इनका ये नया कॉन्सेंट्रेशन है, बट कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, बट एक चीज कांस्टेंट रहेगी। कौन सी चीज कांस्टेंट रहने वाली है? कौन सी चीज कांस्टेंट रहने वाली है? केसी कांस्टेंट रहने वाली है। वेरी नाइस। तो गाइस पहले तुम लोग फर्स्ट इक्विलिब्रियम का केसी निकालो। फर्स्ट इक्विलिब्रियम का केसी कितना आ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो गाइस ये हो जाएगा 6 × 2/4 × 3। तो इसका आंसर आएगा 1। नंबर मैंने थोड़े इजी लिए, ठीक है। अब गाइस नया इक्विलिब्रियम जो है उसमें केसी तो सेम रहने वाला है ना। इक्विलिब्रियम 2 जो है उसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा बट केसी सेम रहेगा। तो ये क्या बनेगा? 6 + x इंटू 2 + x अपॉन 8 - x 3 - x। ये समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? ओके। अब गाइस बाद में तुम लोगों को इसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 12 + 2x प्लस 12 + 6x प्लस 2x प्लस x² अपॉन 24 -8x -3x प्लस x²। ठीक है। क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी तो क्या करना है तुम लोगों को? ओके, क्वाड्रेटिक नहीं बनानी है तो क्या करना है? यहाँ पे 1 है तो इजी मेथड है कोई। x² कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, x² कैंसिल, अच्छा क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, x² कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके। हाँ तो ठीक है, तो क्वाड्रेटिक यहाँ पे भी नहीं बन रही है, ऐसे बच्चा अपना। तो 24 -11x प्लस x² इज इक्वल्स टू 12 + 8x प्लस x²। तो दोनों तरफ से x² कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल ये कैंसिल। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 11 इस तरफ चला जाएगा तो 19, और 12 इस तरफ आएगा तो 12। तो 12 इज इक्वल्स टू 19x एंड x विल बिकम 12/19 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अरे कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर गलती से एक 2 भी कहाँ पे ऐड हो गया, मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ एक 2 रहता ना, तो भी ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है। अभी के लिए हम लोगों ने सारे नंबर्स इजीली रखे हैं, एंड लीच एटलियस के ऊपर यूजुअली क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म में आए ही नहीं, थियोरेटिकल फॉर्म में आए हैं। ठीक है। तो थियरी के ऊपर ज्यादा फोकस करना गाइस। थियरी मतलब क्या? तो ये इतना पार्ट, ये तुम लोगों को अगर समझ में आ गया तो सफिशिएंट है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन लीच एटलियस के ऊपर बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। ओके। अब गाइस मुझे बताओ, ये क्वेश्चन खत्म हुआ क्या? क्वेश्चन में तुम लोगों को पूछा क्या था? क्वेश्चन में तुम लोगों को पूछा क्या था? कैलकुलेट न्यू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। नए कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करना था, तो हम लोगों ने नया कॉन्सेंट्रेशन अभी तक फाइंड आउट किया ही नहीं है। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना होगा? तो 8 - x। तो 8 - x विच इज नथिंग बट 8 - 12/19। ये करते बैठना बाद में तुम लोग। बी का क्या होगा? बी का बन जाएगा 3 - x विच इज 3 - 12/19। सी का क्या होगा? सी का बन जाएगा 6 + x विच इज 6 + 12/19। एंड डी का क्या होगा? डी का बन जाएगा 2 + x विच इज 2 + 12/19। ठीक है। तो ये तुम लोगों के नए कॉन्सेंट्रेशन आ गए गाइस, लिख दो, कंप्लीट दिस। ओके। चलो गाइस आगे बढ़े इफेक्ट ऑफ प्रेशर की तरफ। प्रेशर का इफेक्ट भी ऐसे ही बहुत इजी है। इवन टेम्परेचर इज क्वाइट इजी, कैटलिस्ट तो कुछ है ही नहीं। ठीक है।
तो लीच एटलेस प्रिंसिपल के ऊपर थियोरी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो थियोरिटिकली ये याद रखना। तो गाइस नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, लीच एटलेस में सेकंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। गाइस यहाँ पे तुम लोगों को डेल्टा एनजी निकालने आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल N2 + 3H2, सारे के सारे गैस रहते, पता है ना, लिख देते फिर भी। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3 गैस। गाइस मुझे बताओ, दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन डेल्टा एनजी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दिस रिएक्शन डेल्टा एनजी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। वेरी नाइस, यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है, तो डेल्टा एनजी ओवर हियर, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ओवर हियर इज -2। मतलब मुझे बताओ, प्रोडक्ट जब बनेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? इस केस में प्रोडक्ट जब बन रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, वेरी नाइस। एंड यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन जो मैं दे रहा हूँ, सेकेंड रिएक्शन जो मैं दे रहा हूँ, मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? ओवर हियर इट इज इंक्रीजिंग, करेक्ट बोल रहे हो। यहाँ पे ये बढ़ रहा है एंड आंसर इज +1, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज +1, करेक्ट। नाउ गाइस यू टेल मी, व्हेन आई एम डिक्रीजिंग द प्रेशर, मैं जब प्रेशर को कम करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है? प्रेशर जब हम लोग कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है? सॉरी, प्रेशर को हम लोग जब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है? क्या बोल दिया मैंने? आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर, व्हाट विल हैपन टू वॉल्यूम? वॉल्यूम कम होगा, वेरी नाइस। तो गाइस जब हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे, जब हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, बराबर। प्रेशर अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो वॉल्यूम कम होगा। अब मुझे बताओ, वॉल्यूम अगर कम होगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये तो तुम लोगों को पता है ना। यहाँ पे हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे बताओ, अगर वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे या कम होने चाहिए? अगर वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे। तो गाइज यहाँ पे लिख दो, इफ आई एम इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो ऐसे टाइम पे रिएक्शन मूव्स इन दैट डायरेक्शन where number of moles of product decreases। क्यों? क्योंकि प्रेशर अगर बढ़ा रहा हूँ, when I am increasing the pressure, volume decreases, and in smaller volume, less number of moles will can be accommodated easily। ठीक है। तो गाइस मुझे बताओ, फर्स्ट रिएक्शन में अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, फर्स्ट रिएक्शन में अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी? In case of first reaction, when pressure is increased, reaction will move in forward direction। Very nice, करेक्ट बोल रहे हो। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, यहाँ पे इनिशियली 4 मोल थे एंड यहाँ पे सिर्फ 2 मोल थे, एंड प्रेशर अगर बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ मोल्स कम होने चाहिए, स्पेस कम हो जाएगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में कम मोल्स की तरफ भागेगी। बट उसी बदले गाइस मुझे बताओ, सेकेंड रिएक्शन में अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, सेकेंड रिएक्शन में अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव होगी? सेकंड वाले में अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव होगी? वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, एंड इन विच डायरेक्शन स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। तो अगर तुम लोग देखोगे, रिएक्टेंट का एक ही मोल है बट प्रोडक्ट के तो 2 मोल है, तो प्रेशर बढ़ाने के बाद ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो तुम लोगों को क्या याद रखना है? प्रेशर इंक्रीजेस, रिएक्शन मूव्स इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स इज लेस। ठीक है। अब गाइस इसका उल्टा प्रेशर इंक्रीज करने के बाद का उल्टा डिक्रीज करने के बाद होगा, तो ये तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा।
व्हाट इफ बोथ आर इक्वल, उस एग्जांपल पे भी आएंगे हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है साहिल। तो गाइस अब प्रेशर पहले से बहुत ज्यादा था, एंड अब प्रेशर को मैं रिलीव करने वाला हूँ, निकालने वाला हूँ, कम करने वाला हूँ। ठीक है, तो व्हेन आई एम डिक्रीजिंग द प्रेशर, इसको हम लोग उठा रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर को मैं कम करते जा रहा हूँ। प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज तो हायर नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट बोल रहे हो, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, reaction moves in that direction, reaction moves in that direction which contains higher number of higher number of gas molecules, higher moles of gas molecules। ठीक है, तो जहां पे ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स रहेंगे उस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ाने, सॉरी कम करने के बाद रिएक्शन मूव होगी। ठीक है, तो गाइस प्रेशर का सीन समझ में आ रहा है, हम लोग और कुछ एग्जांपल्स लेंगे अभी, डोंट वरी। तो हम करेक्ट बोल रहे हो। ओके गाइस, ये लिख दो, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। करेक्ट बोल रहे हो। यस करेक्ट बोल रहे हो, प्रेशर अगर हम लोग कम करेंगे, याद रखो प्रेशर अगर हम लोग कम करेंगे तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। याद रखो प्रेशर अगर हम लोग कम करेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे है, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे है, तो फर्स्ट रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एंड सेकेंड रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो चलो देखते हैं जरा क्वेश्चन। प्रेडिक्ट द कंडीशन ऑफ प्रेशर, द कंडीशन ऑफ प्रेशर under which reaction moves in forward डायरेक्शन। ठीक है, तो बस इतना ही है तुम लोगों को करना है, और कुछ नहीं। तो इसमें मेरी हेल्प तो मत नहीं लगेगी, आई होप सो। टाइम्स NH3, सारे के सारे गैसेस है बाय द वे, गिविंग अस N2 गैस प्लस 3H2 गैस। तुम लोगों को सिर्फ हाई प्रेशर लो प्रेशर इतना ही लिखना है, और कुछ नहीं। ठीक है, बी N2O4 गिविंग यू 2 टाइम्स NO2, सी H2 प्लस I2, सारे के सारे गैसेस है, याद रखना मैं गैस गैस लिख रहा नहीं हूँ, 2H है। E लिखने के लिए टाइम मिल जाएगा, डोंट वरी। CaCO3, जहाँ पे सॉलिड आ रहा है वहां पे मैं सॉलिड ऐड कर रहा हूँ। E F
अरे तो जी के लिए कोई रिएक्शन है और बाकी है ना। ओके गाइस, तुम लोगों को सिर्फ यही देखना है कि कहाँ पे प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और कहाँ पे प्रेशर कम करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स से तुम लोगों को पता चलेगा। अक्षय, ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। वेन ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं गाइस? देखो डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं। डेल्टा एनजी का फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट साइड पे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है? एक और तीन कितने हो जाते हैं? चार। रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? दो। तो 4 - 2 करेंगे हम लोग, तो 4 - 2 विच इज इक्वल्स टू 2। वैसे अजिंक्य करेक्ट आंसर है। यश। थर्ड वाले में अपनी यश मिस्टेक की है कुछ, तो देख लेना। रेस्ट ऑल आर करेक्ट। अजिंक्य, आपने डी वाला आंसर जो है वो दिया ही नहीं है। यश, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। अजिंक्य करेक्ट आंसर है डी वाला। ओके, चलो गाइस बताओ। देखो ये तुम लोगों को विजुअलाइज करने आना चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पे तुम लोगों को डेल्टा एनजी निकालने की भी जरूरत नहीं है। मुझे बताओ फर्स्ट रिएक्शन के केस में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? फर्स्ट रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? पहले 2 मोल्स थे, 2 मोल्स से अभी हम लोग 4 मोल पे पहुंच गए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। अब गाइज अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स के लिए ज्यादा वॉल्यूम। एंड मुझे बताओ गाइज, हाई वॉल्यूम मतलब प्रेशर हाई रहेगा या लो रहेगा? ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स को अकोमोडेट करने के लिए ज्यादा वॉल्यूम, तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा? लो प्रेशर रखना पड़ेगा, करेक्ट। ये मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि बहुत लोगों को बाउंसर जा रहा है, रिप्लाई बहुत कम आ रहे हैं। देखो गाइज, प्रेशर अगर बहुत कम होगा, ठीक है, कम प्रेशर, सॉरी प्रेशर अगर बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा प्रेशर अगर होगा तो वॉल्यूम बहुत कम बचता है, दिस इज हाई प्रेशर। अब इस हाई प्रेशर में बहुत कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इस हाई प्रेशर में बहुत कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा चाहिए। दिख रहा है यहाँ पे, पहले 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे बट अभी 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मुझे 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अकोमोडेट करने हैं, तो 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा वॉल्यूम रखना पड़ेगा। एंड हायर वॉल्यूम मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा गाइस? हायर वॉल्यूम मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। तुम लोगों को समझ में आता है प्रेशर क्या रहता है? देखो प्रेशर मतलब ऐसे दबाना, प्रेशर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम कम होते जाता है, एंड प्रेशर अगर उठा रहा हूँ तो वॉल्यूम बढ़ते जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो फर्स्ट वाले में वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो ऑब्वियसली, सॉरी फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ मोल्स क्या थे? 2 से 4 हो गए। 4 नंबर ऑफ मोल्स के लिए ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम मतलब प्रेशर लो। अब सेकंड वाला देखो, यहाँ पे सिर्फ एक गैस का मॉलिक्यूल था, एक गैस के मॉलिक्यूल से 2 गैस के मॉलिक्यूल बन गए। मुझे बताओ गाइस, गैस के नंबर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तो गैस का नंबर यहाँ पे भी बढ़ रहा है। गैस का नंबर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? गैस के अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? ज्यादा नंबर्स के लिए ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम मतलब प्रेशर कम, लो प्रेशर। अब मुझे बताओ, यहाँ पे पहले 2 मोल्स थे, 2 मॉलिक्यूल्स थे, सेकंड वाले में प्रोडक्ट में भी 2 ही मॉलिक्यूल है। मुझे बताओ इनिशियली भी 2 थे, उसके बाद भी 2 है, मतलब वॉल्यूम दोनों का सेम रहने वाला है। रिएक्टेंट भी 2 वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करने वाला है, प्रोडक्ट भी 2 का ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला है, 2 मॉलिक्यूल्स का ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला है। तो अगर दोनों में नंबर ऑफ मोल्स सेम है
तो प्रेशर की वजह से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? दोनों में अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है, नो इफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस देयर इज नो इफेक्ट। प्रेशर बढ़ाओ कम करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। याद रखो डेल्टा एनजी अगर 0 होगा तो प्रेशर बढ़ाओ कम करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने भी नहीं वाले, कम भी नहीं होने वाले। अब मुझे बताओ गाइस, यहाँ पे कितने गैस के मॉलिक्यूल थे? यहाँ पे 0 गैस के मॉलिक्यूल्स थे। यहाँ पे कितने हो गए? 1। अब गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है ना गाइस। गैस को अगर वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो प्रेशर लो या हाई? गैस को पहले एक भी गैस का मॉलिक्यूल नहीं था, बट अब एक गैस का मॉलिक्यूल आ गया, ज्यादा गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा? लो प्रेशर। नहीं अक्षय, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन पे प्रेशर का कुछ इफेक्ट नहीं होता। अब मुझे बताओ गाइस, यहाँ पे पहले 2 गैस के मॉलिक्यूल थे, 2 गैस के मॉलिक्यूल पे से हम लोग एक ही गैस का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम हुए, नंबर ऑफ मोल्स कम तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम तो प्रेशर, लेस वॉल्यूम तो हाई प्रेशर। अब यहाँ पे देखो, पहले 3 गैस के मॉलिक्यूल थे, 2+1, 3 गैस के मॉलिक्यूल, 3 पे से सिर्फ 2 बच गए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं। कम मॉलिक्यूल्स मतलब कम वॉल्यूम, कम वॉल्यूम मतलब कम वॉल्यूम मतलब लेस वॉल्यूम मीन्स हाई प्रेशर। अरे समझ में आ रहा है क्या? तुम लोग जब प्रेशर लगाओगे, देखो वापस एक बार डायग्राम देखो, अभी भी बहुत लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं। देखो पहले कैसे था? पहले ऐसा था कि ये SO2, ये SO2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एंड उसके साथ O2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है, ऐसे नहीं लगता? बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है। बट अगर तुम लोग इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे तो इनको थोड़ा क्लंच करके रहना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम अपना कम करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम ये कैसे कम कर पाएंगे? वॉल्यूम कम करने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही मेथड है। व्हाट दे कैन डू, दे कैन कंबाइन विथ ईच अदर। ये एक बार एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए तो क्या होगा? ये SO3 और ये SO3, एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे कुछ दिमाग में घुस रहा है। देखो पहले इन्होंने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था वो 3 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम था, बहुत ज्यादा वॉल्यूम था, बट अभी सिर्फ 2 ही वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, एंड जिसकी वजह से प्रेशर को हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। ये कब होगा? जब मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा, प्रेशर हाई करूंगा, तब जाके वॉल्यूम कम होगा। एंड फाइनल इक्वेशन मुझे बताओ गाइस, फाइनल इक्वेशन में, ओके यहाँ पे मुझे स्टेट मेंशन करनी चाहिए थी, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये गैस फॉर्म में रहता है, ये गैस फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब गाइस इसके सॉलिड के कितने मोल्स हैं? 0। गैस के नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं ना हम लोग, और यहाँ पे कितने हो गए? 2। गैस हमेशा बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम मतलब लो प्रेशर। अरे कुछ दिमाग में गया? ये समझा गया देखो। ठीक है गाइस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम लोगों ने इनडायरेक्टली पहले से पढ़ के रखा है, ठीक है, मैंने जानबूझ के ऊपर एक क्वेश्चन ऐड किया था सो दैट इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो तुम लोगों को पता चले। ये वाली रिएक्शन, ठीक है। देखो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 5 एटमॉस्फेयर पे तुम लोगों को कंडीशन बताई। 5 एटमॉस्फेयर, पहली बात मतलब मुझे बताओ 5 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर पे हम लोग जब जाएंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? 5 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर पे हम लोग जब गए तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी? पहले वो बताओ। वेरी नाइस यश, करेक्ट बोल रहे हो। रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में? तो बैकवर्ड में जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब गाइज मुझे बताओ, बैकवर्ड में जाएगी रिएक्शन अगर पीछे जा रही है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बढ़ेगा या कम होगा? डिसोसिएशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? N2O4 का डिसोसिएशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो गाइज ये डिक्रीज हुआ क्या? देखते हैं जरा अभी वापस देखो। 5 एटमॉस्फेयर पे अल्फा की वैल्यू थी 1/13। 5 एटमॉस्फेयर पे अल्फा की वैल्यू थी 1/13।
13, बट 10 एटमॉस्फेयर पे वो हो गई है 1/17 का अंडर रूट। मुझे बताओ 5 एटमॉस्फेयर पे अल्फा की वैल्यू थी 1/13 एंड 10 एटमॉस्फेयर पे वो हो जाती है 1/17 का अंडर रूट। तो अल्फा की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? तो ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू कम हो रही है, एंड अल्फा की वैल्यू कम ही होनी चाहिए बिकॉज रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड में जा रही है, डिसोसिएशन कम होते जा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम लोगों ने पहले से देख लिया था, रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया था बट स्टिल अल्फा तो आया था, अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन था। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन नहीं लेने वाले हम लोग बिकॉज वो ऊपर के क्वेश्चन में ही कवर हो गया है। तुम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि पहले हम लोगों को केपी निकालना पड़ेगा एंड फिर हम लोगों को नई जो प्रेशर की वैल्यू दी है उसमें वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, या इसके ऊपर एक क्वेश्चन करना है तुम लोगों को? ओके, तो चलो गाइस, थर्ड लेते हैं फिर। थर्ड थर्ड वन इज टेम्परेचर। गाइस मुझे बताओ रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए हीट करना पड़ता है या कूल करना पड़ता है? रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए हीट करना पड़ेगा या कूल करना पड़ेगा? हीट करना पड़ता है, ओके। पक्का हर एक रिएक्शन को हीट ही करना पड़ता है? करेक्ट है, सब सारे के सारे रिएक्शंस को हीट करना पड़ता है, करेक्ट। ओके, अब चलो जरा इमेजिन करते हैं। मुझे बताओ तुम लोगों के पास एक रिएक्शन है, तुम लोगों के पास एक रिएक्शन है, ठीक है। एंड ये रिएक्शन जो हो रही है वो एंडोथर्मिक हो रही है। ये रिएक्शन क्या हो रही है? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। मुझे बताओ एंडोथर्मिक रिएक्शन को हीट एब्जॉर्ब करना अच्छा लगता है या हीट रिलीज करना? एंडोथर्मिक रिएक्शन को हीट एब्जॉर्ब करना पसंद है या हीट रिलीज करना? चलो अभी सबका दिमाग चल रहा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को हीट एब्जॉर्ब करना अच्छा लगता है, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हीट एब्जॉर्ब करना पसंद है, तो इसे अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये धड़ाधड़ हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। इसे अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये धड़ाधड़ हीट एब्जॉर्ब करना पसंद करेगा एंड फिर ये रिएक्शन इजीली हो पाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ गाइस, दूसरी एक रिएक्शन है एंड दूसरी रिएक्शन जो हो रही है ना वो एक्सोथर्मिक है। दूसरी रिएक्शन जो हो रही है वो एक्सोथर्मिक है। अब मुझे बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हीट एब्जॉर्ब करनी है रिलीज करनी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हीट एब्जॉर्ब करनी है रिलीज करनी है? हीट रिलीज करनी है। अब मुझे बताओ जिस चीज को हीट रिलीज करनी है उसे तुम लोग हीट करोगे, उसे अच्छा लगेगा क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हीट रिलीज करनी है, तो हीट रिलीज करनी है तो भाई उसको हीट रिलीज करने दो ना। तुम लोग उसे जबरदस्ती अगर और हीट करोगे, जिस चीज को हीट रिलीज करनी है उसे तुम लोग हीट करते जा रहे हो, तो मुझे बताओ वो फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी? उसे फॉरवर्ड में जाने के लिए हीट रिलीज करनी है बट तुम लोग उसको जबरदस्ती हीट देते जा रहे हो, अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं, वो बैकवर्ड में चली जाएगी, करेक्ट बोल रहे हो। अदर देन हीटिंग इट व्हाट वी कैन डू, मुझे बता गाइस। जैसे ही आजू बाजू में से आइस पैक रखूंगा, व्हाट विल हैपन? ये आइस जो है वो इसकी हीट धड़ाधड़ एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा एंड तब जाके ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। आर यू गेटिंग इट मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके गाइस, अब वीडियो बराबर से चल रहा है क्या? इसमें लैग हो रहा था आई गेस। ठीक है, तो अब मुझे बताओ प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग यू 2NH3 gas, and delta H for this reaction is negative, sorry, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, सोचने दो, नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज नेगेटिव।
ठीक है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव रहता है। अब गाइज मुझे बताओ, इसे अगर मैं हीट करूंगा, टेम्परेचर अगर इसका मैं इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर अगर मैं इसका इंक्रीज करूंगा, एंड दूसरी कंडीशन टेम्परेचर अगर मैं इसका डिक्रीज कर रहा हूँ, बताओ कौन से केस में रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी और कौन से केस में रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी? पहले इंक्रीजेस के लिए आंसर देंगे सब जन। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी? अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो अक्षय, अजिंक्य, तुहिन करेक्ट आंसर है, सोहम करेक्ट आंसर है, यश, अजिंक्य करेक्ट आंसर है, यानी करेक्ट आंसर है, स्नेहा करेक्ट आंसर है। गाइस मुझे बताओ, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। नेगेटिव मतलब हीट बाहर निकालना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हीट बाहर निकालनी है और तुम लोग उसको और हीट करते जा रहे हो। रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन। जिसको हीट रिलीज करनी है उसको तुम लोग जबरदस्ती हीट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अरे थियरी समझ में आ रही है? देखो ये पूरा थियरी वाला पार्ट है, अभी फिजिकल में बहुत कम थियरी का पार्ट आता है, बट ये पूरा थियरी वाला ही पार्ट है, तो वो बैकवर्ड में ही जाएगी। एंड गाइस इसी बदले अगर मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, मुझे बताओ इसको एग्जिट मार करनी है हीट, और तुम लोग टेम्परेचर कम कर रहे हो, तो टेम्परेचर कम करने के बाद जल्दी जल्दी हीट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। हीट अगर जल्दी बाहर निकलना स्टार्ट होगी तो रिएक्शन कहाँ पे चली जाएगी? तब रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड में। गेटिंग इट? सेकेंड देखते हैं। 2 times SO3 gas giving me 2 times SO2 plus SO2 gas plus O2 gas, ठीक है, एंड डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी? एंड टेम्परेचर जब कम करूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी? राइट बोल रहे हो? तो टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा, इसको एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब ही कर रही है, तुम लोग टेम्परेचर बढ़ा के हीट ज्यादा दे रहे हो, तो ऑब्वियसली इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑब्वियसली दिस रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड टेम्परेचर अगर कम करोगे भाई, जिस चीज को हीट एब्जॉर्ब करनी है उसका तुम लोग टेम्परेचर कम करके उसमें से जबरदस्ती हीट बाहर निकाल रहे हो, हीट बाहर निकल के चलेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली ओवर हियर रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या इस कोई शक? चलो ये कंप्लीट कर दो फास्ट। एंड हाँ गाइस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बोलना मत नहीं सिखाया है। हम लोगों ने एक बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन लिखी है, वो इक्वेशन यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ। इसके ऊपर हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या किया था हम लोगों ने, क्वेश्चन अभी क्या किया था वो मुझे याद नहीं एक्चुअली, बट इक्वेशन क्या लिखी थी हम लोगों ने? इक्वेशन थी लॉग ऑफ, सॉरी लॉग नहीं था, ln ऑफ K2/K1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए तुम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है। अब बोलना मत ये पढ़ाया नहीं है मैंने या फिर इसके ऊपर क्वेश्चन ही दिया है, ठीक है। अब ये चैप्टर जो है ना मैं एकदम सोच समझ के करा रहा हूँ, सो दैट क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा टाइप के क्वेश्चन कवर अप हो जाए, ठीक है, इसीलिए सो दैट हम लोगों का टाइम भी कम लगे, सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए। लिख दो गाइस, जल्दी कंप्लीट करो इसे।
हो गया लिख के, आगे बढ़े। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब गाइस मुझे बताओ कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या रहता है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाता है क्या? फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो वो दोनों रिएक्शन को बढ़ाता है, बराबर। तो गाइस कैटलिस्ट इंक्रीजेस, catalyst increases rate of both forward and backward reaction. Hence, equilibrium is not disturbed. Rather, it is achieved faster. वो बहुत फास्ट अचीव हो जाता है, बट इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ही याद रखना है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट था। एंड लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। ओके, अब गाइस इनर्ट मटेरियल मटेरियल ऐड करने की वजह से क्या होता है, इसे हम लोग बोलेंगे आई एम। ठीक है, अब ये ऐड करने की वजह से क्या होता है, तो देखो इसमें दो अलग अलग कंडीशन आती है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर वन, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड प्रे करना कि यही तुम लोगों को आए, ये ज्यादा इजी है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है ना गाइस, मुझे बताओ अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने वॉल्यूम का इफेक्ट देखा था। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वॉल्यूम चेंज होना चाहिए ना। प्रेशर के टाइम पे हम लोगों ने, देखो प्रेशर के टाइम पे मैंने प्रेशर की ज्यादा बात नहीं की थी। मैंने क्या बोला था, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, कम एरिया रहेगा, कम एरिया में कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। कुछ याद आ रहा है? तो सेम इफेक्ट यहाँ पे है। अब मुझे बताओ, गैस इनर्ट मटेरियल जो हम लोगों ने ऐड किया, उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ। अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज नहीं होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स ही चेंज नहीं हुए तो मुझे बताओ कुछ इफेक्ट होगा क्या? मुझे बताओ यहाँ पे कुछ इफेक्ट होगा क्या? तो ओवर हियर नो इफेक्ट। समझा? ठीक है। एंड सेकेंड इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सेकेंड इज एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी, एट कांस्टेंट प्रेशर। गाइस मुझे बताओ, कांस्टेंट प्रेशर का मीनिंग सबको समझ में आता है क्या? बाय द वे यहाँ पे देखो, मेरे पास एक कंटेनर था, कंटेनर के अंदर कुछ तो एक गैस है, एंड इसके ऊपर एक पिस्टन है। ठीक है, आई होप सबको कांस्टेंट प्रेशर क्या रहता है वो पता है, बट स्टिल मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसके अंदर एक गैस थी, एंड इस गैस के अंदर अब मैंने एक नई गैस ऐड कर दी, विच इज इनर्ट। एक इनर्ट मटेरियल ऐड कर दिया। मुझे बताओ नई गैस ऐड करने की वजह से प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? तो ऑब्वियसली ये प्रेशर बढ़ने वाला है। अच्छे से सुनना, अब यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा का मटेरियल ऐड किया, वो गैस का प्रेशर क्या होगा, एड ऑन हो जाएगा और प्रेशर बढ़ेगा। अब मुझे प्रेशर कांस्टेंट रखना है, मतलब जो बढ़ा हुआ प्रेशर उसे कम करना है। मुझे बताओ प्रेशर कम करने के लिए वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? प्रेशर कम करने के लिए वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, बरोबर। ठीक है, तो गाइस ये समझ में आ रहा है क्या, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर तुम लोग इनर्ट मटेरियल ऐड कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ता है। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर तुम लोग कोई एक इनर्ट मटेरियल ऐड कर रहे हो तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज हम लोगों को प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम जो है वो बढ़ाना ही पड़ेगा, तब जाके दोनों गैसेस वहां पे
आराम से अकोमोडेट हो पाएंगी। देखो अब बड़े एरिया में गैसेस आराम से फैल पाएंगी, तो प्रेशर जो है वो कम होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिख देना, टू ऐड अ इनर्ट मटेरियल, विदाउट चेंजिंग प्रेशर, विदाउट चेंजिंग प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर must be must must be increased। ये समझ में आया क्या? देखो पहले अगर तुम लोगों को प्रेशर बढ़ाना है, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो अच्छा किसी का तो डाउट था जो कि ऊपर चला गया। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होना चाहिए ना? अरे वो अलग चीज, देखो बताता हूँ, वो अलग चीज। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, वो तुम लोग जो बोल रहे हो वो ऐसे कंडीशन में अपने होता है। प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर से अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है। अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास ये बॉटल है, इसके अंदर मैं अगर जबरदस्ती फूक मार के, मतलब बलून बलून ले लो, बलून बलून के अंदर तुम लोग फूक मार के जब एक इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, इसको जब मैं ब्लो करूंगा तो इसकी साइज क्या होनी चाहिए, इसका वॉल्यूम क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट रखना है ना। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है? 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर पे अगर तुम लोगों को बलून ब्लो करना है विदाउट इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो बलून का वॉल्यूम क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तुम लोग जब कोई एक इनर्ट गैस ऐड करते हो, प्रेशर कांस्टेंट रखना अगर है हम लोगों को, अगर प्रेशर कांस्टेंट रख के अगर हम लोगों को इनर्ट गैस ऐड करनी है, तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ते जाता है। सिंपलेस्ट एग्जांपल बलून का, तुम लोग जब बलून के अंदर हवा भरते हो तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का ही रहता है अंदर की तरफ, जितना बाहर का प्रेशर है उतना ही अंदर प्रेशर रहता है, 1 एटमॉस्फेयर। बट वो कब रहता है? जब वॉल्यूम बढ़ते जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? एवोगैड्रोस लॉ एक जमाने में पढ़ा था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऐसे कुछ। ठीक है। तो गाइस ये समझ में आ रहा है, अगर प्रेशर बढ़ाना है, इनर्ट गैस सॉरी प्रेशर कांस्टेंट रखना है और इनर्ट गैस ऐड करनी है, तो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखना ही चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेल्टा एन जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? या फिर उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ, किसी एक रिएक्शन में डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, वॉल्यूम बढ़ गया, बट डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल सेम रह रहा है, तो मुझे बताओ रिएक्शन के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? अब मुझे बताओ, वॉल्यूम बढ़ गया बट नंबर ऑफ मोल्स तो 0 ही है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स 0 है, तो क्या होगा? क्या कुछ नहीं होगा। तो ओवर हियर नो इफेक्ट इज देयर। ओके। अब मुझे बताओ गाइस, डेल्टा एन जी यहाँ पे गाइस रेट एंड ऑल मत लाना, कोलिजन रेट नहीं आने वाला है, केमिकल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं हम लोग। अब डेल्टा एन जी पॉजिटिव था, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा थे गाइस। ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है? ये वाली कंडीशन है, इधर गए बहुत सारे एग्जांपल लिए हम लोगों ने। ये वाली कंडीशन, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, दिख रहे 2 मोल्स से मैं 4 मोल्स ला रहा हूँ, एंड वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है। मुझे बताओ गाइस, ज्यादा वॉल्यूम तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स अकोमोडेट होंगे, तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। वेरी नाइस। ओवर हियर रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। एंड डेल्टा एन जी इज लेस देन 0, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, बट तुम लोग वॉल्यूम तो बढ़ा रहे हो। मुझे नंबर ऑफ मोल्स कम करने थे बट मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। परफेक्ट। ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेके हम लोग लेक्चर खत्म कर देंगे। ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? देखो इनर्ट मटेरियल का कंसेप्ट समझने के लिए या फिर विजुअलाइज करने के लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ता है बहुत लोगों को, तो ये समझ में आया मैं क्या बड़बड़ कर रहा था। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले, इनर्ट मटेरियल एक गैस ही रहती है, करेक्ट? तो क्वेश्चन, व्हाट इज द व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ
helium to following reaction at constant प्रेशर। प्लीज याद रखना, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड में जा पाएगी, बट अगर यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो नो इफेक्ट आता है। एडवांस का पेपर मैंने अभी तक देखा नहीं है, मुझे अच्छा खासा टाइम नहीं मिला है उतना। अगर किसी के पास रहेगा तो मुझे सेंड कर देना, मुझे देखना तो है ही। ओके, तो गाइस फर्स्ट 2 times NH3 गिविंग यू N2 + 3H2। अब मुझे बताओ, यहाँ पे तुम लोग जब इनर्ट मटेरियल मतलब हीलियम ऐड करोगे तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? वेरी नाइस गाइस, तुम लोगों को इतना ही देखना है, डेल्टा एन जी यहाँ पे पॉजिटिव है। डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब गाइस सेकंड रिएक्शन देखो, 2NO2 गिविंग यू N2O4। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एन जी नेगेटिव है, बैकवर्ड में जाएगी। वेरी नाइस, ठीक है। एंड गाइस बाकी तो तुम लोगों को ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूँ, तुम लोगों को भी पता होगा। थर्ड वन इज PCl5 गैस गिविंग यू PCl3 + Cl2। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एन जी फॉरवर्ड में जाएगी। वेरी नाइस, ग्रेटर देन 0 है तो इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, चलो टुडेज लास्ट एग्जांपल, फोर्थ H2 गैस + I2 गैस गिविंग यू 2HI। यहाँ पे डेल्टा एन जी आता है 0, क्या होगा बताओ? नो इफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। So guys, with this chemical equilibrium is over. Unfortunately उतने ज्यादा एग्जाम्पल नहीं ले पाया मैं, तो अभी तक आई गेस हार्डली हम लोगों के 10-12 क्वेश्चन हुए रहेंगे। यूजुअली हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं, बट इस टाइम थोड़े से कम क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग कर रहे हैं। लेक्चर का टाइम भी बहुत कम हो गया है एंड सिलेबस कंप्लीशन बहुत जरूरी है अभी, ठीक है। तो गाइज विद दिस we can declare that chemical equilibrium is finished. From next lecture onwards, we'll start with ionic equilibrium. Till then, see you next time. Bye bye, and God bless you guys.